Hello students, today we will discuss a new topic जो एक बी ए थर्ड ईयर का एक न्यू टॉपिक है जिसका चैप्टर सेकंड जिसमें लोग पढ़ेंगे विकासशील देशों की विविध संरचनाएं एवं विशेषताएं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारे विकासशील देश हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी जो विविध संरचनाएं एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। विकासशील देश क्या होते हैं, उनकी संरचनाएं क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो वर्ड है वो हमारा विकासशील, अर्धविकसित देश या जो विकसित देश हैं, इन चीज़ों में इन अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की जो दशाओं में बटा हुआ है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि अर्धविकसित देश क्या होते हैं या विकासशील देश क्या होते हैं, उनके अर्थ क्या है, उनकी परिभाषाओं के बारे में जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग जो इनकी परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सिंगर हैं, एक बहुत ही बड़े प्रख्यात अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो अर्धविकसित देश हैं वो एक तरह से जिराफ की तरह होते हैं। उसके हम वर्णन तो नहीं कर सकते या उसको हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको देखते हैं तो पहचान सकते हैं। इसी तरह जो हमारा जो अर्धविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, इनकी परिभाषाओं को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, जिसमें जो प्रमुख अर्थशास्त्री जो इनकी जो मेन डेफिनेशन है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनकी एक परिभाषा दी है, जिसके आधार पर हम देखेंगे कि उन्होंने अर्धविकसित जो अर्थव्यवस्थाओं के बारे में क्या बताया है कि विकासशील देश वह हैं जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप देशों के प्रति व्यक्ति आय से कम है। तो UNO ने जो परिभाषा दी, उनका कहने का मतलब था कि जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, अगर किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम इन देशों से कम है तो वो एक अर्धविकसित देश की कैटेगरी में आएंगे। तो एक देखा जाए तो जो अर्धविकसित देश की परिभाषा यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया है कि जो भी देश की प्रति व्यक्ति आय मतलब कम है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया है, कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए थे, इसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इन देशों में कि जो ये जब विकसित देश हैं तो इन देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो बहुत ज़्यादा है। बट इनके कंपैरिजन में जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय कम है। तो एक जो देख रहे हैं कैटेगराइजेशन किया हुआ है उन्होंने प्रति व्यक्ति आय की दर पर। तो प्रति व्यक्ति आय कम होने की वजह से कह सकते हैं कि वहाँ पे उत्पादन भी कम है, राष्ट्रीय आय कम है, इसी वजह से प्रति व्यक्ति आय भी कम है। दूसरी जो है अल्पविकसितता के कारणों पर आधारित परिभाषा है, मतलब डिफिनेशन बेस्ड ऑन कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट। कुछ कारण ये भी हो सकते हैं कि कई देशों में जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, और उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। उसके आधार पे कुछ परिभाषा, कहने का मतलब है कि कोई भी देश जो अभी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो सर्विसेज हैं या जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, उसकी जो पर कैपिटा जो उसमें जो कॉस्ट आती है, वो उसके कंपैरिजन में जो लेबर्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उनको जो इनकम होती है वो कम होती है। अगर वही वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो तो उसकी वजह से उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के आधार पर भी जो 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 श्रमिक हैं उनको जो आय हो रही है वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं हो पाए हैं या जो भी रिसोर्सेज में डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाते। इसके आधार पर प्रोफेसर जिक्स ने यही बात कही है कि डेवलपमेंट ना होने के कारण तो वहाँ पे जो लोगों की आय है वो बहुत कम है, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जो इनकम है वो बहुत कम है। जो एवरेज जो इनकम हो रही है वो कम होने की वजह से वहाँ पे जो लोगों की इनकम बहुत कम है, इस वजह से वो देश अंडर डेवलप में ही कंडीशन में ही रह जाते हैं।
कहने का मतलब है कि किसी भी हर कंट्री में जो रिसोर्सेस होते हैं वो मौजूद होते हैं और उनका यूज़ भी किया जा सकता है अगर उसका यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, जिससे कि लोगों की इनकम बढ़ सके, तो ये संभावना है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज है या टेक्नोलॉजी है या वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी वजह से वो उन रिसोर्सेज का सही से यूज़ नहीं हो पाता। और अगर हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करके लोगों की इनकम को बढ़ा सकें, उनकी उनकी इनकम को बढ़ा सकें, तो ये एक हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पे विकास के आधार पे हम लोगों की आय बढ़ा सकते हैं और जो अर्ध विकसित देश है उसको एक विकसित देश की श्रेणी में ला सकते हैं। चलिए हम आगे इसमें कुछ अर्ध विकसित देश हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें ये प्रथम अगर हम देखें तो हम इनकी विशेषताओं को कई आधार पर बांट सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत हम देखते हैं प्रति व्यक्ति निम्न आय। एक्चुअली जब हम अर्ध विकसित देशों की बात करते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ के जो निवासी होते हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय वो बहुत कम होती है कंपैरिजन टू जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उससे कंपैरिजन में हमारे देश की जो निम्न जो आय है बहुत, जो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। और देखें कि जो आगे वाले वर्षों में है वो और बढ़ती ही चली जा रही है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हम अगर अमेरिका की जो हम 2009 के आंकड़ों की बात करें तो 2009 में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, $1180 थी। और उससे कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड की हमसे 82 गुना अधिक है और अमेरिका की 50 गुना और जापान की 74 गुना, इंग्लैंड की 53 गुना, मतलब सभी जो डेवलप कंट्री वो हमसे कई गुना बहुत अधिक हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि एक तो यहाँ पे जो जनसंख्या है बहुत अधिक बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ नहीं होता है, तो प्रोडक्शन भी हमारा उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसी वजह से जो हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय निम्न है, और ये निम्न होने के कारण ही हम जो हमारा जो आर्थिक दशा है वो एक अर्ध विकसित देश या विकसित देश में ही है। और धीरे धीरे जो हमारे देश में जो ये जनसंख्या का स्तर बढ़ने के कारण भी जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है ये और भी कम होती चली जा रही है। दूसरा आर्थिक कारण है निम्न जीवन स्तर। अब हम देखें कि जो निम्न मतलब लाइफ जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कई देशों की तुलना में बहुत निम्न है, बहुत नीचा है। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का उनका रहने का घर नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है, और मतलब उनके पास अगर कई लोग ऐसे भी हैं जो आप देखेंगे कि तीनों टाइम को उन्हें पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं होता है। अब जहाँ विकसित देशों में प्रति व्यक्ति दिन औसत कैलोरीज 3000 से ऊपर है, वहाँ अल्पविकसित देशों में 2000 के लगभग है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम प्रति व्यक्ति कैलोरीज़ की बात करें तो जो विकसित देश हैं उसमें देखा जाए तो 3000 कैलोरीज से भी ज़्यादा प्रति व्यक्ति जो कैलोरीज़ है वो करते हैं। और जो देखा जाए अर्ध विकसित देश हैं वहाँ मुश्किल से 2000 भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो वहाँ के हमारे देश का जो लाइफ स्टाइल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। उसी तरह पूंजी निर्माण की नीची दर। पूंजी निर्माण किसी भी देश के आर्थिक विकास की मूलभूत आवश्यकता है, जबकि अल्पविकसित देशों में न केवल पूंजी स्टॉक अपर्याप्त है बल्कि पूंजी निर्माण की दर भी अत्यंत कम होती है। इस दृष्टि से इन देशों की पूंजी दरिद्र अतः न्यूनतम बचत व न्यूनतम निवेश वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजी निर्माण की नीची दर। जो अल्पविकसित देश है यहाँ पे जो पूंजी निर्माण, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो उसकी जो रेट है वो भी बहुत कम है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है यहाँ पे। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है, इससे लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि किसी भी देश को अगर हम विकसित कंट्री में अगर उसको श्रेणी में लाके खड़ा करना है तो सबसे पहले वहाँ पे जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसको बहुत ज़रूरी होता है। और कैपिटल फॉर्मेशन तभी हो पाएगा जब वहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। तो अल्पविकसित देशों में इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण कोई भी बड़ा देश वहाँ पे बड़ी कंपनी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं।
उसके बाद एक और जो बहुत बड़ा जो एक विशेषता है अल्पविकसित देशों की, वह कृषि प्रधानता। जो अल्पविकसित देश हैं एक्चुअली में उनका जो अर्धविकसित होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ पे जो जनसंख्या है वो मोस्टली जो जनसंख्या होती है वो कृषि पे ही डिपेंड होती है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो हमारे देश में भी काफ़ी करीब 55 से 60 तक परसेंट देखें तो कृषि पे ही डिपेंड है। तो कृषि पे प्रधानता होने के कारण भी, डिपेंडेंस होने के कारण भी जो हमारा देश है अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं उतना ज़्यादा मूव हो पा रहा है। इस वजह से वो ज़्यादा विकसित भी, हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं और अविकसित देश की श्रेणी में हैं। उसके बाद है हमारा एक प्राकृतिक साधनों का अल्प उपयोग। प्राकृतिक साधन जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, अभी हमारे पास रिसोर्सेस तो बहुत अवेलेबल हैं लेकिन उसका ठीक से उपयोग ना होने के कारण तो वो उस वजह से जो ये जो रिसोर्सेस हैं जब बेकार पड़े हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का अगर सही से उपयोग किया जाए तो हम बहुत सी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, लोगों की आय बढ़ सकती है, नए इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं और हमारी जो जो कॉस्ट एंड कैपिटल का जो रेशियो है वो भी काफ़ी कम हो सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं कम कॉस्ट पे। तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक साधनों का सही से उपयोग न होने के कारण भी जो हमारा देश है, कई देश हैं वो अल्पविकसित श्रेणी में खड़े हुए हैं। उसके बाद है विदेशी व्यापार। देखिए किसी भी देश को डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे विदेशी व्यापार, मतलब जब दूसरी देशी कंपनियाँ भी वहाँ देश में व्यापार करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं और हम भी दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर किसी भी देश को एक विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। जब तक हम दूसरे देशों को कुछ नहीं एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगी और फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो हम जब हम किसी से इंपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हम उनका जो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उसकी जो स्थिति है वो और भी ख़राब होती चली जाएगी। तो यही कारण है कि जो अविकसित देश हैं वहाँ पे जो फॉरेन जो व्यापार है, जो विदेशी व्यापार है उसकी भी जो स्थिति है बहुत ख़राब होती है। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। जो त्रिकोणीय अवस्था है कि हमारे देश में कई ऐसे जो व्यापार है, मार्केट स्ट्रक्चर है या फॉरेन जो मार्केट स्ट्रक्चर है या हमारा जो सब्सिस्टेंस सेक्टर है, इनमें उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिस वजह से क्या होता है कि जो आर्थिक दशा है उस देश की वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती और हम विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाते। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का मतलब जो हमारा टेरिटरी सेक्टर है, जैसे हम बोलते हैं एक सर्विस सेक्टर इंग्लिश में, इसका भी तेज़ी से डेवलप ना होना, इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अविकसित देश हैं वो अपनी विकासशीलता के बाहर नहीं आ पाते और एक विकसित देशों की श्रेणी में नहीं खड़े हो पाते। बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर्विस सेक्टर में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट किया और वहाँ डेवलपमेंट होने के कारण बहुत से नए सेक्टर भी आए और बहुत जॉब्स क्रिएट हुई, लोगों की इनकम बढ़ी है। तो ये टेरिटरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की जो राष्ट्रीय है उसमें बढ़ोतरी हो। उसके बाद विदेशी ऋणग्रस्तता। अविकसित देश होने का एक बहुत बड़ा कारण और ये भी है कि बहुत से जो अविकसित देश हैं उनके ऊपर विदेशी ऋण बहुत होता चला जाता है, क्योंकि उनके देश की जो आर्थिक दशा ख़राब होने के कारण या अपने देश की जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो विदेशों से WTO से या IMF से बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं, जिससे इतना ज़्यादा लोन होने के कारण भी उस लोन या डेब्ट की ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते और इस वजह से वो और गरीब से गरीब होते चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है अविकसित देशों की। बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी। बेरोजगारी चाहे वो अदृश्य हो और चाहे वो अर्ध बेरोजगारी हो, तो जो भी देश अर्धविकसित हैं वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट न होने की वजह से नए कारखाने, फैक्ट्रीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज या नए उद्योग धंधे नहीं डेवलप हो पाते। तो धीरे धीरे एक तो जनसंख्या भी बढ़ती रहती है तो उस वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ने के कारण जो लोगों की आय वो बढ़ नहीं रही है
तो जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आय वो और भी कम होती चली जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। फिर उसके बाद है औद्योगिकरण का अभाव। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम देखें कि हमारा जो देश है भारत में है, जो अभी तो काफ़ी नई इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में लगी हैं, लेकिन फिर भी हम अभी अविकसित और विकासशील देश की श्रेणी से बाहर नहीं आ पाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। बहुत सी जब भी फॉरेन से ही मंगाते हैं, दूसरी कंट्रीज से हमारे देश में आती हैं। तो अगर हमें सबसे पहले अगर रोज़गार को बढ़ाना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक थोड़ा सा उसको तेज़ी देनी होगी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको थोड़ा सा और गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट देना होगा, लाइसेंसिंग में थोड़ा और रिलैक्सेशन करना होगा, जिससे नई नई इंडस्ट्रीज़ लगें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों की इनकम बढ़े, और फिर उससे जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो फिर हम ये अर्धविकसित देश की श्रेणी से बाहर निकल पाएंगे। उसके बाद है संपत्ति एवं आय वितरण में असमानता। और हमारे देश में आप ये भी देखेंगे कि हमारे जो गरीबी और अमीरी की जो कैटेगरी है उसमें जो डिवाइडेशन है वो बहुत ज़्यादा अंतर है। जो अमीर है, अगर हम देखें 100% की बात करें तो आप देख सकते हो 80 और 20, क्योंकि हमारे देश में 80% लोग ऐसे हैं जो गरीबी की श्रेणी में, और 20% ही ऐसे हैं जो अमीर हैं, उनके पास पूरी तरीके से संपन्न है, जो जिनको ना तो किसी खाने पीने का अभाव है। तो एक तरह से जो देश के जो राष्ट्रीय है उसका जो डिवाइडेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर से नहीं हो पाता, इससे गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और गरीब